हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग हब स्पॉट। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आदित्य। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में देर आर 4 टॉपिक्स, दैट इज़ मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन and Newton law of motion and related equation. All 4 are important, but the most important one is the last one, that is Newton law of motion and related equations. So you have to study it and understand it very properly. आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहले मोशन का मतलब समझते हैं। व्हेन यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एनी ऑब्जेक्ट और एनी थिंग विच इज़ एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज़ बेसिकली डूइंग अ मोशन। ये हम समझने के लिए बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल कैन यू सेंस मोशन? आप ये 4 एग्जाम्पल में से कौन से एग्जाम्पल में आप मोशन को देख सकते हो? सेंस मतलब देख सकते हो, सुन सकते हो, फील कर सकते हो। तो फर्स्ट वन, फ्लाइट ऑफ अ बर्ड। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया इज़ फ्लाइंग, द बर्ड इज़ फ्लाइंग। तो ऑब्वियसली मूवमेंट करेगा तभी उड़ पाएगा। विंग्स की मूवमेंट, विंग्स को फ्लैप करेगा तभी वो उड़ पाएगा। सो इट इज़ डूइंग मोशन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन। स्टेशनरी ट्रेन, ट्रेन मूव नहीं कर रहा। स्टेशनरी मतलब वो मूव नहीं कर रहा, तो स्टेशनरी ट्रेन इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ मोशन। थर्ड वन, leaves flying through air. This is an example of motion because leaf is changing its position from one place to another place, and that's why it is doing motion. Fourth one, a stone lying on a hill. अब stone किसी पहाड़ पे कई सालों से, समझ लीजिए, उधर पे है, तो वो मूव थोड़ी कर रहा है। वो कभी इस पहाड़ से उस पहाड़ पे थोड़ी जा रहा है, वो एक ही पहाड़ पे है, तो मूव नहीं कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट डूइंग मोशन। तो दिस इज़ ए नॉन एग्जाम्पल ऑफ मोशन। तो आपका एग्जाम्पल होगा, जो क्रॉस किया है वो आपको मोशन का एग्जाम्पल नहीं है, जो टिक किया है वो आपका मोशन का एग्जाम्पल है। हाउ विल यू एक्सप्लेन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मोशन? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मोशन को आप कैसे बताओगे? इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज ए changing its surrounding by moving or by movement, then that is how you can explain the absence or presence of motion. बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, एक ही मोशन के टॉपिक में, जो मोशन का टॉपिक है, इसमें बेसिकली एक ही है कि अगर वो मूव कर रहा है तो वो मोशन कर रहा है, अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो वो मोशन नहीं कर रहा है। इफ़ इट इज़ डूइंग मूवमेंट, then it is, if there is a presence of movement, then it is doing motion. If there is an absence of movement, then it is not doing motion. Basically simpler words में बोले तो यही है। we see a motion of, we see the motion of several object every day. every day, हर रोज़ हम किसी ना किसी चीज़ का मोशन देखते हैं। जैसे कि आप स्कूल जा रहे हो, ट्रेन मूव कर रहा है, बस मूव कर रहा है, बाइक मूव कर रही है, चिड़िया उड़ रही है, कुत्ते भौंक रहे, एग्जाम्पल ऑफ मोशन। Sometimes we cannot sense motion of an object directly, as in the case of breeze. किसी टाइम पर आप मोशन को डायरेक्ट सेंस नहीं कर सकते किसी केस में। जैसे कि जब एकदम लाइट वार्म विंड फ्लो करता है, एट दैट टाइम यू कैन नॉट सेंस द ब्रीज। ब्रीज मतलब कि वही लाइट एंड वार्म विंड। लाइट एंड वार्म विंड मतलब ब्रीज। अब इसका मीनिंग लिख लीजिए। तो जब समझ लीजिए हम शाम को बैठे हैं अपने बालकनी में और कुछ मूव नहीं कर रहा है, न चिड़िया का सॉरी पेड़ का पत्ता कुछ नहीं हिल रहा है, तो उस टाइम पे विंड फ्लो कर रहा है, बट वी कैन नॉट सेंस इट बिकॉज इट इज़ वेरी स्लो। that's why we cannot really perceive that touch of the wind, or you cannot sense it. So that is an example of where you cannot sense
or where you cannot see the motion directly. Can you list some other example? अच्छा, तो इसमें हमें पूछा है और कोई एग्जाम्पल. मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और देता हूँ. जैसे कि अगर आप टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो समझ लो, और बाय चांस आपके हाथ से बुक गिर गया, इवन दैट इज़ अ मोशन. एंड सेकेंड एग्जाम्पल, आप समझ लो नहाने गए सुबह सुबह, आपने जैसे टैप ऑन किया, वाटर ने मोशन किया, तभी वो जाके बास्केट में गिरा. तो कुछ टाइम पहले वो टैप के अंदर था, कुछ टाइम बाद वो बकेट में था, तो उसने मोशन किया, दैट्स वाई ही रीच फ्रॉम द टैप टू द बकेट. सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन. थर्ड एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. when you breathe in or out, when you exhale or inhale, at that time you will see movement of your stomach and chest, blowing, and even that is an example of motion. तो आप तीनों एग्जाम्पल को वापस रिवाइंड करके एक बार अच्छे से समझ के लिख लीजिएगा. आपको अगर टेस्ट में पूछा गया तो आपको आना चाहिए. थिंक अबाउट इट. क्या आप इसके बारे में सोच सकते हो? यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस. You are traveling in a bus. Is the person sitting next to you is in motion? सोचो सोचो. नहीं, वो मोशन नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपके रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन पे बैठा है. समझ लीजिए आप इधर हो और वो इधर है. आप 1 घंटे से इधर पे हो और वो 1 घंटे से इधर पे हो. ना वो मूव कर रहा है ना आप मूव कर रहे हो. तो दैट इज़, इन दैट केस, नॉट यू आर मूविंग एंड इवन ही इज़ नॉट मूविंग. ना वो हिल रहा है ना आप हिल रहे हो. तो ये मोशन नहीं कर रहा है, वो आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है. what do you take into consideration to decide if an object is moving or not? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा, आप कैसे बताओगे? जैसे डेफिनेशन में भी बताया गया है. आपको एग्जांपल देता हूँ एक. समझ लीजिए हमारा अर्थ है. ऑब्वियसली हमारा अर्थ की शेप का नहीं है, बट समझ लीजिए. वापस अच्छे से बनाता हूँ. ये हमारा अर्थ है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल. आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर गए, आपने मोशन किया होगा तभी आप गए, मूवमेंट किया होगा तभी आपने गए. आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल. तो अर्थ के रिस्पेक्ट में आपने अपना मोशन चेंज किया, आपने अपना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपने अपना पोजीशन चेंज किया. आप नॉर्थ पोल पे थे, साउथ पोल पे थे. तो आप डिसाइड कैसे करोगे कि आप मोशन कर रहे हो? तो डिपेंडिंग अपॉन द ground, place on the earth, you can decide whether the object is moving or not. समझे बच्चे लोग? You have learned that motion is a relative concept. If the position of an object is changing with respect to its surrounding, then it is said to be in motion. Otherwise, it is said to be at rest. जैसे ऊपर आपको बताया, अगर वो मोशन कर रहा है, इफ़ इट इज़ चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट, सराउंडिंग कुछ भी हो सकता है. जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था, इसके पहले एग्जांपल दिया था, नॉर्थ पोल साउथ पोल, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में. नॉर्थ पोल पे था, साउथ पोल पे फिर पहुंचा, फिर इक्वेटर पे पहुंचा. तो ग्राउंड के सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर वो अपना प्लेस चेंज कर रहा है तो दैट इज़ डूइंग मोशन. अदरवाइज इट इज़ एट रेस्ट. समझे बच्चे लोग? आगे बढ़ते हैं. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. ट्राई दिस. मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन डिफरेंट वे एज शोन इन द फिगर. अब पॉइंट ये वाला, अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी में डिस्टेंस अलग अलग वे से मेजर किया जाए,
जैसे कि अब इसमें दो दिया है, एक ऐसा 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 घूम के, एक ऐसा ऐसा, एक ऐसा ऐसा भी कर सकते हो आप, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी, मतलब कैसे भी करो आप। ओके, तो नाउ मेजर द डिस्टेंस अलॉन्ग द डॉटेड लाइन। अब ये डॉटेड लाइन मेजर आप खींचिए, एंड व्हाट डिस्टेंस, विच डिस्टेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू एंड वाई। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा डिस्टेंस सही है। ऑब्वियसली अगर आपको इतना घूम 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 के जाना पड़ेगा तो आप परेशान हो जाएगा, इतना इतना घूम 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 के जाना पड़ेगा तो आप परेशान हो जाएगा। तो पॉइंट जो डॉटेड वाला पॉइंट है, दैट इज़ द बेस्ट, यू नो, डिस्टेंस और द करेक्ट डिस्टेंस, बिकॉज इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सिंपल, इसमें पहले पूछा है विच डिस्टेंस इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, विच डिस्टेंस इज़ करेक्ट। तो मेरे हिसाब से ए और बी में जो डॉटेड लाइन है, दैट डिस्टेंस इज़ करेक्ट। और उसका रीज़न वाई, क्योंकि ए और बी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डॉटेड लाइन वाला है, और ये सब ये वाला, ये सब बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो मैं ए से बी वाला प्रीफर करूँगा, डॉटेड वाला, क्योंकि दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। थिंक अबाउट इट, क्या आप इसके बारे में सोचिए। शीतल फर्स्ट वेंट टू her friend Sangeeta's house and on her way to school। शीतल नाम की और प्रशांत नाम के दो स्टूडेंट्स हैं। दोनों समझ लीजिए एक ही कॉलोनी में रहते हैं। उनके घर से स्कूल का डिस्टेंस इक्वल है। तो शीतल अपने घर से पहले अपने फ्रेंड के घर संगीता के घर गई और फिर वहाँ से स्कूल गई। आगे बढ़ते हैं, हम इसके बारे में रीड कर लेते एक बार। प्रशांत जो है वो अपने घर से डायरेक्ट स्कूल गया। प्रशांत वेंट फ्रॉम होम टू स्कूल। बोथ आर वॉकिंग विद सेम स्पीड। ये सेम स्पीड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हु विल टेक लेस टाइम टू रीच द स्कूल एंड वाई। अब इन दोनों में से टाइम कौन कम लेगा। अब शीतल पहले अपने फ्रेंड के घर 500 मीटर गई और फिर उसके फ्रेंड के घर संगीता के घर से स्कूल 1200 मीटर्स है। तो टोटल डिस्टेंस शीतल ने कितना ट्रैवल किया, 1700। और प्रशांत ने कितना ट्रैवल किया, सिर्फ 1300। दोनों का स्पीड सेम है। तो ऑब्वियसली प्रशांत विल रीच द स्कूल फर्स्ट एंड शीतल विल बी लेट, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, दैट इज़ 400 मीटर्स शीतल ज़्यादा चलेगी प्रशांत से टू रीच द स्कूल। इस वजह से प्रशांत विल रीच फर्स्ट एंड शीतल विल बी लेट। इन द अबव एग्जाम्पल, इज़ देयर अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ट्रैवल एंड व्हाट इट इज़। एक्चुअल डिस्टेंस मतलब समझ लीजिए पॉइंट ए है, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। समझ लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 200 मीटर्स। अब अगर आपका घर ए है और आपको जिधर जाना है वो बी है, उन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो 200 मीटर्स है। तो 200 मीटर एक्चुअल डिस्टेंस है। एक्चुअल डिस्टेंस का आप डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिए कि द एक्चुअल डिस्टेंस विच इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट और द फिनिशिंग पॉइंट, और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस। और डिस्टेंस ट्रेवल, समझ लीजिए आपको बी जाना है, बट समझ लीजिए आप ए से गए आप सी पर, ए से सी पर गए 100 मीटर्स, और सी से फिर बी गए 150 मीटर्स।
तो ये आपका जो ब्लैक में दिया है ये आपका डिस्टेंस ट्रैवल, आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये आपका एक्चुअल डिस्टेंस था। ए और बी में डायरेक्ट ये वाला आपका एक्चुअल डिस्टेंस था, बट किसी काम की वजह से आप ए से सी पर गए, सी से फिर बी पर गए, तो आपने 100 मीटर इधर ट्रैवल किया और 150 मीटर सी से भी ट्रैवल किया, तो आप 50 मीटर्स आप ज़्यादा ट्रैवल किए, तो दैट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल, दैट इज़ नोन एज डिस्टेंस ट्रैवल। तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो आपका हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल, और जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो आएगा आपका एक्चुअल डिस्टेंस। ये बहुत सिंपल है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। डिस्टेंस का इधर डेफिनेशन दिया, Distance is the length of an actual path traveled by an object in motion while going from point one to another, whereas displacement is the minimum distance between the straight and the finishing starting point and the finishing point. अब इसको मैं आपको एकदम सिंपल में बताता हूँ। अगर आपको डिस्टेंस का, आप ये भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मेरा ही लिखो, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके वजह से आप मेरा लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन सही, अगर वो सही है तो आप लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। तो अगर आपको ये जो मैं बता रहा हूँ वो ईजिली समझता है तो आप वो लिखिए। डिस्टेंस मीन्स द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट is known as distance, and displacement the shortest distance between initial, that is the starting point, and the finishing point is known as displacement. तो मैं आपको वापस अच्छे से बताता हूँ। distance is the actual distance traveled by an object, actual length traveled by an object, and displacement is the shortest distance between point A, that is initial point, and finishing point. अपने खोपड़े का पावर इस्तेमाल कीजिए, यूज योर ब्रेन पावर। एवरी मॉर्निंग Shirley walks around the edge of the circular field having a radius 100 meters as shown in the figure 1.2. If she starts from point A and takes one round, how much distance has she walked and what is her displacement? अब she started walking from point A. अब इधर से इधर 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 पॉइंट ए पे वापस ख़त्म किया। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन वापस रिकॉल करने की कोशिश करें, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ये है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट ए था, स्टार्टिंग पॉइंट ए था और फिनिशिंग पॉइंट भी ए है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। और डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कैसे फाइंड करते हैं? तो आप मुझे बताओगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वो हाउ टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। कम ऑन बच्चे लोग, देखते हैं आपके खोपड़े में कितना पावर है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी एंड गोज़ टू पॉइंट क्यू, पॉइंट पी से स्टार्ट किया, पॉइंट क्यू तक गया, एंड देन रिटर्न्स टू पॉइंट क्यू, मतलब पी से वापस रिटर्न क्यू पर आया। हाउ मच डिस्टेंस हैज़ इट ट्रैवल्ड एंड व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट? उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? ऑब्वियसली डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा? 360 मीटर वो गया पी से क्यू, और क्यू से पी 360 वापस आया, तो 360 720 मीटर, 720 मीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? उसने पॉइंट पी से स्टार्ट किया था। समझ लीजिए, एग्जांपल देता हूँ आपको एकदम मस्त वाला, इससे आपका पूरा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फंडा ही क्लियर हो जाएगा। समझ लीजिए आपकी फैमिली इस कार में बैठकर अपनी फ्रेंड के घर
न्यू ईयर की पार्टी मनाने जा रहे हो, तो आप रात को निकले और 360 मीटर ट्रैवल करके अपने दोस्त के घर पे पहुंच गए। तो आप अपने दोस्त के घर पे पहुंचने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, पार्टी वार्टी करने के बाद, पीने के बाद पानी पीने के बाद आप लोग क्यू से पी पे वापस आए। अब मतलब अपने फ्रेंड के घर से अपने घर पे वापस आओगे कि नहीं? अगर आप अपने फ्रेंड के घर पे गए उधर ही थोड़ी बस जाओगे, आप अपने घर पे तो वापस आओगे। तो आप स्टार्ट किए थे अपने घर से, दैट इज़ अपने घर से स्टार्ट किए थे आप, एंड दैट इज़ पॉइंट पी। अब पॉइंट पी पे आप स्टार्ट किए थे, पॉइंट क्यू गए, पॉइंट क्यू से वापस पॉइंट पी पे आया, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट पी, आपका फिनिशिंग पॉइंट पी, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा? अब 360 मीटर इधर पे गए अपने फ्रेंड के घर पे, और फ्रेंड के घर से 360 मीटर वापस आओगे, तो 360 720 मीटर। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। बच्चा लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। Even if the displacement of an object is 0, the actual distance traveled by it may not be 0। देखिए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है बट डिस्टेंस ट्रैवल्ड 0 नहीं हो सकता। समझे? अगला टॉपिक है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज़ वेक्टर एंड व्हाट इज़ स्केलर? वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, और स्केलर वो है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। विच ऑफ द क्वांटिटीज़ लाइक, अब आपको पूछा गया है 4 क्वांटिटीज़ की दी गई हैं, दिस इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें से कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है? ऑब्वियसली डिस्टेंस क्या है? सोचो। डिस्टेंस स्केलर है, स्पीड स्केलर है, और वेक्टर क्या है फिर? वेक्टर है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्टेंस एंड स्पीड स्केलर है। स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। अब अगर हम ऊपर वाला एग्जांपल देखें, आपको अपने फ्रेंड के घर पे पहुंचने के लिए कितना मिनट लगा? 30 मिनट। 30 मिनट लगा आपको पहुंचने में और 30 मिनट लगा आपको आने में, तो कितना हुआ टोटल? 60 मिनट। ओके, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया आपने? ऑब्वियसली 720 पहले भी हमने पता किया था। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगा, तो 0 0 कट, 6 1 6, 6, अभी कैरी ओवर 1, 6 2 12 मीटर पर मिनट, मतलब 12 मीटर 1 मिनट में ट्रैवल कर रहा है। समझे आप लोग कैसे स्पीड फाइंड करने का? ऊपर आपको मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट in unit time is called velocity. Here unit time can be 1 second, 1 minute, 1 hour, etc. If larger unit are used, 1 year also can be used as unit of time. Displacement that occurs in unit time is called velocity. अब velocity क्या है? Displacement upon time is velocity. आप ये मार्क कर लीजिए, वेलोसिटी का ये इम्पॉर्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दो पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस और डिस्टेंस अपॉन कितना टाइम लगा आपको स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचने को। समझे आप हमेशा ये याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम। The
in SI system the unit is meter upon second, while CGS unit system it is सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड. अब SI यूनिट क्या है? SI यूनिट मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, दैट इज फुल फॉर्म, दैट इज इंटरनेशनली इट इज एक्सेप्टेबल. एंड CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड. अब सेंटीमीटर CGS जो यूनिट है वो SI यूनिट के बाद प्रेफर किया जाता है. मतलब सबसे पहले SI यूनिट फर्स्ट CGS यूनिट वाज इन्वेंटेड. मतलब सबसे पहले CGS यूनिट ही आया था, लेकिन SI यूनिट उससे ज़्यादा बेटर था. इसकी वजह से CGS यूनिट को इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं किया गया, SI यूनिट को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया. स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस वाइल वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट. ऑब्वियसली अब फॉर्मूला देखिए, इसमें कितना था, स्पीड फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था वो फाइंड करना था, और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट वो फाइंड करना था. तो स्पीड इज डिपेंडेंट अपॉन इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट. If the motion is along a straight line, the value of speed and velocities are same. अगर वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कोई व्हीकल अगर एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो उसका स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेगा, अदरवाइज डिफरेंट. मतलब अगर ऐसा जा रहा है उसका वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, द व्हीकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, एंड इस केस में वेलोसिटी और स्पीड सेम रहेगा. बट अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आप व्हीकल ऐसे मूव कर रही है एंड आप ब्रेक लगा दिए, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी और स्पीड सेम नहीं रहेगी. वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट दैट अकर्स इन टाइम, यूनिट टाइम. अब वेलोसिटी क्या है? जैसे इधर पे हमने फॉर्मूला देखा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे, मतलब दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस अपॉन कितना टाइम लगा उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट में पहुंचने को डिवाइड करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा. तो आज के लिए बस इतना ही. आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स, अपने स्कूलमेट्स सबकी मदद कीजिए इस वीडियो को शेयर करके. इस वीडियो को शेयर करके आप हमें मोटिवेट, एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक और एक कमेंट हमें ज़्यादा कुछ नहीं बट मोटिवेट करेगा कि हम और वीडियोस अपलोड करें. एंड आपका कमेंट is much more important to us just because how you will respond to our studies, our teaching is very important. हमें भी तो पता चलना चाहिए कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं. तो आप कमेंट कीजिए कि क्या आपको अच्छा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक तो बनता ही है. तो बाय बाय बच्चा लोग, आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. गुड बाय.